हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपका जो है कैड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो उसकी वीडियो देख लीजिएगा आप जाके। साथ ही आपको हाइड्रोलिक्स की भी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपके लिए मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप वहाँ से जाकर इन सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं यदि आपने प्रीवियस वाली वीडियोज़ नहीं देखी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स से हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इनको अच्छे से ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि पहला वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय यानी कि फर्स्ट वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यानी कि कब बनाया गया था। आपसे पूछा है कि जो हमारा फर्स्ट वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था कब बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 में, यानी कि 1860 में हमारा फर्स्ट वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा 1860। तो आप अच्छे से नोट करिएगा। आपसे पूछ ले कि फर्स्ट वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कब बना था, तो वो हमारा 1860 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स से है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिंपल वाइपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यानी कि सरल वाष्प अवशोषण सिस्टम में अवशोषक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम NH2 का उपयोग करते हैं, यानी कि सिंपल वाइपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम अमोनिया का अवशोषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सिंपल वाइपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में अवशोषण के रूप में किस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है फ्रेंड्स अमोनिया का इस्तेमाल कर लेते हैं सिंपल वाइपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स से है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिहाइड्रेटर के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका फ्रेंड्स डिहाइड्रेटर होता है उसके रूप में हम रेक्टिफायर का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपसे पूछ ले कि डिहाइड्रेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिहाइड्रेटर के रूप में हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि लिथियम ब्रोमाइड निकाय में अवशोषक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप देख लेना। आपसे पूछा गया है कि लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम में एब्जॉर्बर के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है लिथियम ब्रोमाइड नमक का हम प्रयोग करते हैं लिथियम ब्रोमाइड निकाय में अवशोषक के रूप में, यानी कि जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम होगा उसमें हम एब्जॉर्बर के रूप में जो है लिथियम ब्रोमाइड नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर कि तीन द्रव अवशोषण यानी कि थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपका फ्रेंड जो है थ्री द्रव यानी कि थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो होगा उसको हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो तीन द्रव अवशोषण निकाय होते हैं उसको हम घरेलू इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि तीन द्रव अवशोषक निकाय में यानी कि तीन द्रव अवशोषक निकाय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की COP डैश होती है। तो आपसे पूछ ले, यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स नहीं इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, तो इसको आप इलेक्ट्रिकल्स कर लेंगे। आपसे पूछ ले
कि घरेलू इलेक्ट्रिकल निकाय की जो COP क्या होती है। अब COP का फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप। जो फ्रेंड्स COP का फुल फॉर्म आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे निष्पादन गुणांक। तो क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो COP होती है डैश होती है। तो जो हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगी उसकी जो COP होगी वो कम होती है। तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा कि जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसकी जो COP होती है वो हमारी कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि सौर रेफ्रिजरेशन निकाय यानी कि सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डैश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार की या किस ग्रेड की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो है निम्न ग्रेड की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी कि लो ग्रेड की जो ऊर्जा होगी उसका हम प्रयोग करते हैं सौर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट किसे कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका हार्ट यानी कि उसका हृदय किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्रेसर को जो है हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय कहते हैं। तो आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारा कंप्रेसर यानी कि संपीडक होता है वो हमारा वेपर कंप्रेसर्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सक्शन प्रेशर किसे कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा चूषण प्रेशर होता है, चूषण दाब होता है, वो किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए कि वह निरपेक्ष दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर जिस पर रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में प्रवेश करता है हमारा सेक्शन प्रेशर कहलाता है। तो आपसे पूछ ले कि सेक्शन प्रेशर है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सेक्शन प्रेशर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि निरपेक्ष दाब, जिसमें हम क्या करें कि निरपेक्ष दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर जिस पर रेफ्रिजरेटर कंप्रेटर में प्रवेश करे वो हमारा सेक्शन यानी कि सक्शन प्रेशर कहलाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि वह निरपेक्ष दाब जिस पर हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो कंप्रेसर में प्रवेश करे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऐसा एब्जॉर्प्शन प्रेशर जिस पर हमारा रेफ्रिजरेटर क्या करे कि कंप्रेसर में प्रवेश करता है तो वो हमारा वो हमारा सेक्शन प्रेशर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि निरपेक्ष विसर्जन दाब क्या होता है यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होता है उसको हम PD से डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ। आपका पूछा गया है कि निरपेक्ष विसर्जन दाब यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर एंड आपका पूछा गया है कि निरपेक्ष चूषण दाब यानी कि सक्शन प्रेशर यानी इसको PS से डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा सक्शन प्रेशर होता है इसको किससे डिनोट करते हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि PS से डिनोट करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निरपेक्ष विसर्जन दाब यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर तथा निरपेक्ष चूषण दाब यानी कि सेक्शन प्रेशर का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर और जो हमारा सक्शन प्रेशर है इन दोनों का रेशियो हमारा कहलाएगा कंप्रेशन रेशियो, या इसी को हम बोलेंगे प्रेशर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ ले कि डिस्चार्ज प्रेशर तथा सक्शन प्रेशर का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है। तो इसको हम कंप्रेशन रेशियो के नाम से जानते हैं या इसी को हम प्रेशर रेशियो के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पिस्टन के अपने TDC से BDC के बीच के आयतन को क्या कहते हैं। तो इसको आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा होगा कि जो हमारा TDC क्या होता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। तो ये हमारा होता है टॉप डेड सेंटर और BDC हमारा क्या होता है बॉटम डेड सेंटर। तो TDC BDC का आप अच्छे से फुल फॉर्म याद कर लेना। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि पिस्टन के अपने TDC से BDC के बीच के
आयतन को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम या इसी को हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारा जो है पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच का जो आयतन होता है वो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है या इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। इसका आपका फार्मूला पूछ ले तो यहाँ पर हमारा होता है स्वेप्ट वॉल्यूम का Vs इक्वल्स टू π/4 d की पावर 2 इंटू एल। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमारा π/4 d की पावर 2 इंटू एल होता है, जहां आपका डी है जो सिलेंडर के डायामीटर को बताता है और एल जो है आपकी सिलेंडर की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछ ले कि टीडीसी का फुल फॉर्म, तो टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का फुल फॉर्म आपका बॉटम डेड सेंटर, और टीडीसी से बीडीसी के बीच के आयतन को हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं या इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि क्लियरेंस वॉल्यूम तथा स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है और जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, इन दोनों के रेशियो को हम क्लियरेंस गुणांक कहते हैं यानी कि क्लियरेंस फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ले कि क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्लियरेंस फैक्टर कहलाता है, क्लियरेंस गुणांक कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है C बराबर VC/VS, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा क्लियरेंस फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि सिलेक्शन वॉल्यूम तथा स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता। तो आपसे पूछ लेगा, सॉरी यहाँ पर सेक्शन वॉल्यूम लिखा है, तो आपका जो सेक्शन वॉल्यूम तथा जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है। तो जो हमारा सेक्शन वॉल्यूम होगा और जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, इसका जो रेशियो होता है वो हमारा आयतनिक दक्षता यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहलाती है। आपसे इसका फार्मूला पूछ ले तो इसका फार्मूला होता है नीटा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक सेक्शन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूमेट्रिक। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा सेक्शन वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अच्छे संपीडक में आयतनिक दक्षता कितनी होती है। तो आपसे पूछ ले कि जो एक हमारा अच्छा कंप्रेसर होता है उसकी आयतनिक दक्षता कितनी होती है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा एक अच्छा कंप्रेसर होगा उसकी जो आयतनिक दक्षता होती है वो आपकी 0.7 से 0.8 के बीच में मानी जाती है। तो आपसे पूछ ले कि एक अच्छे कंप्रेटर्स यानी कि कंप्रेसर जो हमारा संपीडक है उसकी आयतनिक दक्षता कितनी होती है। तो आपके एक अच्छे संपीडक की जो आयतनिक दक्षता होती है वो 0.7 से 0.8 के बीच में मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ कंपरेटर्स कितने होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि टाइप्स ऑफ कंपरेटर कितने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारे कंप्रेसर्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर कंप्रेसर से लिखा है फ्रेंड्स, तो आपका जो टाइप ऑफ कंप्रेसर्स होता है वो 4 होता है। अब चारों के नाम देख लीजिए। पहला आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा होता है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पश्चाग्र संपीडक, दूसरा आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तीसरा आपका होता है रोटेटरी कंप्रेसर यानी कि घुमाऊ संपीडक, और चौथा हमारा होता है स्क्रू कंप्रेसर जिसको हम स्क्रू कंप्रेसर के नाम से ही जानते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल को हम हिंदी में अपकेंद्री कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कि किस प्रकार के संपीडक में वायु का प्रारंभिक दाब से अंतिम दाब तक संपीडन एक ही सिलेंडर में होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के कंप्रेसर में जो वायु का प्रारंभिक दाब यानी कि संपीडक में वायु का प्रारंभिक दाब से अंतिम जो दाब होता है, अंतिम दाब, यहाँ से क्वेश्चन एक बार अच्छे से मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा आपको। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से सुनिए
क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस प्रकार के कंप्रेसर में वायु का प्रारंभिक दाब से लेकर अंतिम दाब तक का संपीडक जो है एक ही सिलेंडर में होता है। तो वो कौन सा जो संपीडक होता है जिसमें जो हमारा प्रारंभिक दाब होगा और जो हमारा अंतिम दाब होगा वो किस प्रकार के संपीडक में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिंगल एक्टिंग वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी कि एकल क्रिया ऊर्ध्वाधक संपीडक में हमारा संपीडक में जो हमारा एकल क्रिया ऊर्ध्वाधक संपीडक होगा, यानी कि सिंगल एक्टिंग वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग जो हमारा कंपैरेटर होगा, उसमें क्या होगा कि वायु का प्रारंभिक दाब से अंतिम दाब का जो संपीडक होता है वो एक ही सिलेंडर में होता है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा एकल क्रिया ऊर्ध्वाधर संपीडक होता है उसमें संपीडित वायु का जो प्रारंभिक दाब से लेकर अंतिम दाब तक का जो कंप्रेसर होता है वो हमारा एक ही सिलेंडर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि एकल चरण पश्चाग्र संपीडक की शक्ति, इसको हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पावर ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का आपका फार्मूला क्या होता। तो आपसे पूछ ले कि एकल चरण पश्चाग्र संपीडक की शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल P इक्वल्स टू W इंटू NM/16, जहाँ पर आपका W जो है वर्क डन पर साइकिल को बताता है, NM आपका जो है प्रति चक्र स्ट्रोक की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछ ले कि जो हमारा हमारा पावर ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग जो कंपैरेटर होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू W इंटू NM/16, और ये किस में होता है, इसकी यूनिट वाट में होती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, जहाँ W हमारा वर्क डन पर साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और NM जो है आपका प्रति चक्र स्ट्रोक की संख्या को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज किसने की थी और कब की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसकी खोज किसने की थी। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है फ्रेंड्स इसकी खोज की थी डॉक्टर विलिस एच करियर ने की थी। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1922 में जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज की गई थी। किसने किया था, डॉक्टर विलिस एच करियर द्वारा की गई थी 1922 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की जो खोज की थी डॉक्टर विलिस एच करियर ने की थी, कब की थी, 1922 को की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ ले कि रोटेटरी कंपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे रोटेटरी कंप्रेसर यानी कि जो हमारे घुमाऊ संपीडक होते हैं, जो हमारे कंप्रेसर्स होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रोटेटरी कंप्रेसर्स की। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका रूट ब्लोअर कंप्रेसर होता है, दूसरा हमारा वेन ब्लोअर टाइप कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारा रोटेटरी कंप्रेसर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो रूट ब्लोअर कंप्रेसर, दूसरा वो वेन ब्लोअर टाइप कंप्रेसर होता है। तो 2 टाइप्स होते हैं आपके रोटेटरी कंप्रेसर्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछ ले कि स्क्रू कंप्रेसर क्या होता है। तो आपसे पूछ ले कि स्क्रू कंप्रेसर्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा स्क्रू कंप्रेसर होता है ये एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। यह हमारा 15 हॉर्स पावर से 800 हॉर्स पावर तक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और आपसे पूछ ले कि इसमें किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा होलो कार्बन तथा अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि जो हमारा स्क्रू कंप्रेसर होता है वो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का यानी कि धनात्मक विस्थापन होता है, और यह हमारा 15 HP से लेकर 800 हॉर्स पावर तक के लिए उपयोग किया जाता है। और यह हमारा हैलो कार्बन तथा अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा स्क्रू कंप्रेसर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। तो आपसे पूछ लेगा
कि जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स होते हैं उनकी इफिशियंसी कितनी होती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होते हैं यानी कि पश्चाग्र वाष्प संपीडक जो होते हैं उनकी जो इफिशियंसी यानी दक्षता होती है वो हमारी 300 मीटर क्यूब पर मिनट होती है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होती है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो हमारी 300 मीटर क्यूब पर मिनट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडेंसर के मुख्य अवयव कितने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि कंडेंसर के मुख्य अवयव कितने होते हैं। तो आपका कंडेंसर का जो मुख्य अवयव, एक तो कंडेंसर ही होता है, दूसरा हमारा कूलिंग वाटर होता है, तीसरा हमारा हॉट वेल होता है, चौथा हमारा पंप होता है और पांचवा हमारा ट्यूब एंड हेडर होता है। तो आपसे पूछ ले कि कंडेंसर के मुख्य अवयव कितने होते हैं। तो आपके 5 होते हैं। पूछ ले कौन कौन से होते हैं। तो आपका एक कंडेंसर हो जाता है, दूसरा हमारा जो है आपका कूलिंग वाटर हो जाता है, तीसरा आपका हॉट वेल हो जाता है, चौथा आपका पंप हो जाता है और पांचवा आपका जो है ट्यूब एंड हेडर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके यहाँ पर हाइड्रोलिक्स, सीएनसी हो गई और आरएसी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।